बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम व्यू कंप्लीट किया था और अब जो है हम प्रोजेक्ट्स मेन्यू पे आ रहे हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है डिफरेंट हमारे पास फार्म है, ऐड विंडोज़ फार्म। अगर कोई और फार्म हमें जो है ऐड करना है तो उसके लिए बहुत सारे विंडोज़ हमारे पास पड़े हुए हैं और यहाँ यूज़ करना है। अगर एग्जिस्टिंग हमारे पास नया फाइल अगर फार्म ऐड करना है तो यहाँ से करना है। अगर हमारे पास कोई फाइल पड़ा है तो फिर यहाँ से जो है हम वो ओपन करेंगे। अच्छा, जिस तरह आप देखें ये फार्म 2 यहाँ ऐड हो गया। और इसके अलावा प्रोजेक्ट में जाएं, ऐड इनहेरिटेड फार्म। इनहेरिटेड फार्म क्या है कि किसी और ने फार्म बनाया है, आप उनको कुछ और जो है उससे फंक्शनलिटी लेकर आप कुछ और ज़्यादा चीज़ें डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या है, एक ऐड इनहेरिटेड फार्म है। उसमें भी वही चीज़ें हैं जो उसमें हैं। इसका फर्क क्या है सब? इनहेरिटेड यहाँ कौन सा है? ये सब देखें, मसला ये है कि एक है ऐड फार्म, दूसरा है ऐड इनहेरिटेड फार्म। ऐड फार्म के अंदर एक आप फार्म जो है कोई ऐड कर रहे हैं, लेकिन अब इनहेरिटेड फार्म में क्या कर रहे हैं कि उसकी फंक्शनलिटी को आप बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से ये हुआ कि आपके पास आपने एक फार्म बनाया हुआ है जिसके अंदर सपोज करेंगे इंग्लिश की डिक्शनरी डाली हुई है। अच्छा, आप क्या करेंगे उस सॉफ्टवेयर में करें कि वो इंग्लिश वाली भी हो और उसमें मैं पर्शियन भी डालना चाह रहा हूँ, तो ये आप उनसे इनहेरिट कर रहे हैं, उनसे ले रहे हैं। हाँ, तो वो ओपन में जाके करेंगे जी नहीं, वो हाँ यहाँ से जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करके वो सब वही टूल तो सेम ही है जो इसमें है विंडोज़ फार्म में और इनहेरिटेड फार्म में। ऑप्शन दोनों में सेम है, लेकिन इसमें वो फार्म हम करेंगे जिसमें कोई फंक्शनलिटी पहले बनी हुई है, ओपन करके किसी का वहाँ से लाएंगे। ये कैसे ओपन करेंगे जरा इसको? कहाँ से? यहाँ से। ये तो इसके ये तो अपने है ना, किसी ने फार्म पे काम किया है आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं देखें, ये मिसाल तो ये हमारा ये फार्म है। अब इसके अंदर जो है मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, एक मिनट आपको दिखा दूँ। अब ये है इनहेरिटेड फार्म। इनहेरिटेड फार्म में ये क्या हो रहा है कि उसमें आप करेंगे इसमें भी और इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। ये भी है 2 है और इसमें ये है 3 है, लेकिन ये है कि अब देखिए इसका जो कोड जनरेट होगा ये इनहेरिटेड हुआ है। सेकंड वाला जो जी जी इनहेरिटेड, फर्स्ट वाला जो है वो इनहेरिट नहीं हुआ है। वो यानी हमारे पास जैसे C++ में एक कॉन्सेप्ट होता है बेस क्लास या पेरेंट क्लास, और दूसरा जो है उसमें होता है कि चाइल्ड क्लास। ये जो है इनहेरिटेड होंगे वो चाइल्ड होंगे, उसके सिबलिंग्स होंगे, और वो जो हैं जो बेस क्लास होगा या जिसको हम पेरेंट कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ यूज़ करते हैं ऐड यूज़र कंट्रोल है, जिससे विजुअल बेसिक के अंदर ये भी ऑप्शन है। ये एक्टिव कंट्रोल है सर? नहीं, हाँ, एक्टिव कंट्रोल का जो यूज़र स्क्रीन आ रही होती है वही बिल्कुल इसमें अंदर है। अब यूज़र कंट्रोल यानी एक्टिव कंट्रोल बनाने के लिए, हाँ ये देखो जी जी ठीक है। ये जैसे हम ये कहाँ चलेगी ये विंडो जो इधर दिखाती है फॉर्म? नहीं, ये यहाँ ही होगी। इसमें आप जाकर देख लें, प्रॉपर्टीज विंडोज है, टूल बॉक्स है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, इसमें आ गया। सही। इसके अलावा और जो है यहाँ पे आप ऐड यूजर्स करेंगे, ऐड इनहेरिटेड कंट्रोल करेंगे। अब कोई और कंट्रोल बना हुआ है उसको आप जो है क्या कर रहे हैं, जिस तरह से ये फार्म था ऐड फार्म, ऐड इनहेरिटेड फार्म, इस तरह से यूज़र कंट्रोल, ऐड इनहेरिटेड कंट्रोल, कोई और कंट्रोल बना हुआ है उसकी फंक्शनलिटी को आप बढ़ाना चाह रहे हैं। इसको जरा दिखा दो। अब ये कहाँ जी ये हो गया इनहेरिटेड कंट्रोल। और उसके अलावा इसमें और आप किसको क्लिक किया? इनहेरिटेड कंट्रोल जी, उसका फार्म अलग है। जरा दिखा दें। ऐड इनहेरिटेड कंट्रोल में हम गए और यहाँ भी जो है इसका इनहेरिटेड कंट्रोल है। पहले तो आपने नीचे वाले को क्लिक किया था ना? नहीं, ये तो क्या लिखा हुआ है? इनहेरिटेड यूजर कंट्रोल नीचे किया था। अच्छा नहीं, ठीक। इस तरह से ये आया नहीं यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं, मैंने ऐड नहीं किया, कैंसिल कर दिया। ये कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट में चला गया, ऐड इनहेरिटेड कंट्रोल्स, और यहाँ से मैंने ये किया और अब मैं इसको ओपन कर। Warning: there are no built assembly which contains the components to enter the farm method, but the current application or click the browse button, select the previously built assembly from method application। करा कि कोई ऐसा बिल्ट इन यहाँ पे जो है नहीं है तो या तो ब्राउज करके बताओ, एक सर्च में नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास बना नहीं हुआ, उससे ये एरर आ रही है। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, ऐड कंपोनेंट। जिस तरह से यही उसमें विजुअल बेसिक 6 में भी ये ऑप्शन था कि कोई और कंपोनेंट आप दे रहे हैं। इतने थोड़े ये कंपोनेंट है।
या फॉर्म का नाम है ये कंपोनेंट? नहीं, ये इसमें देखें, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कंपोनेंट्स हैं। ऐसे ज़रा ऊपर चल जाए, एक चीज़ मैंने पूछनी थी। ऊपर ऊपर जरा, ये और ऊपर जी और ऊपर ऊपर ऊपर। ये आपकी उंगली का इशारा नहीं देख रहे हैं लोग, आप ये पूछें नाम हाँ, से ये पूछें। है कंपोनेंट। कंपोनेंट क्लास बोले हैं, उंगली नहीं दिखा सकते। अच्छा, उसके बाद जो है हम और जाते हैं, इसमें और ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऐड मॉड्यूल उसका है। फायदा क्या है वो जो ऐड कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स जो है एक्टिव सब कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह से देखें, इस तरह से क्या हुआ है, आप एक कंपोनेंट बना रहे हैं। कंपोनेंट में क्या बना रहे हैं कि आपके पास एक फॉर्म बना हुआ है, उसके अंदर आप और चाहिए, जिस तरह से हमने बनाया था लास्ट टाइम विजुअल बेसिक में, कि एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जो सिर्फ न्यूमेरिक एक्सेप्ट कर रहा हो, ठीक है, अदद एक्सेप्ट कर रहा हो, तो उस फंक्शन को आप इसमें डाल रहे हैं। और इसमें आप कर रहे हैं कि नहीं, वो नंबर भी जो है 1 से लेकर 5 तक एक्सेप्ट करें, इससे ज़्यादा नहीं करें। तो यानी उसकी जो फंक्शनलिटी, उसने जो कंट्रोल बनाया था, उस फंक्शनलिटी को भी आप रिड्यूस कर रहे हैं, उसको और बढ़ा रहे हैं। एक कंपोनेंट करके दिखाया आपने? है नहीं इसमें कंपोनेंट, तो इसीलिए वो कर रहा है। कंपोनेंट कंट्रोल्स में क्या फ़र्क? कंट्रोलर और कंपोनेंट्स में कोई फ़र्क नहीं है। सेम चीज़, फिर उन्होंने अलग अलग से क्यों दिए हैं? नहीं, आप देखें, जहाँ भी आप देखेंगे स्टार्ट हम कर रहे थे लास्ट टाइम, तो उसमें कंपोनेंट और कंट्रोल का एक ही जो है वो टर्म यूज होता है, अल्टरनेटली यूज होता है कंपोनेंट और कंट्रोल, कोई फ़र्क इसमें नहीं। तो यहाँ ऐड कंपोनेंट्स अलग दिया है, ऐड यूज़र कंट्रोल्स अलग दिया है। अच्छा, ये क्या है कि ये यूज़र कंट्रोल जो है आपने अपना कोई बनाया हुआ है, यूज़र का भी बनाया, जिसका सोर्स कोड भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। कंपोनेंट में ये है कि आपके पास एक्जी पड़ा हुआ है, सिर्फ आप वो जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कोई मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली करते ना जाए इसको। पहले हम एनवायरनमेंट से फेमिलर हो जाएं, फिर करते तो इंशाल्लाह फिर करेंगे। ऐड मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल जो वही है जो हम पहले करके आए थे, यानी इसके अंदर हम कोड लिखते हैं और वो कोड जो फर्क नहीं है मॉड्यूल जो पहले इसमें नहीं, कोई फर्क नहीं। ऐड मॉड्यूल और ऐड क्लास जो है सेम, दोनों सेम ही है। अच्छा, ऐड न्यू आइटम है, इसके अंदर डिफरेंट जो हमारे पास ये जिस तरह से कंट्रोल है, या इस तरह से समझिए कि एक आपने जिस तरह से कस्टम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड जो है वो न्यू आइटम में यहाँ कौन सा है? ये है सिलेक्ट यूज़र कंट्रोल। ये न्यू आइटम जी, ये तो उस कंट्रोल में भी आता है। नहीं, हाँ, क्योंकि मसला ये है कि जैसे हम कंट्रोल प्रॉपर्टी कोई बनाते हैं, तो उसके लिए हमें कंट्रोल की स्क्रीन चाहिए होती है। अब जिस तरह से एक एग्जांपल आपको बता दूं, शायद यहाँ पे हो, जैसे कस्टम प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं। कस्टम प्रॉपर्टीज़ आप उसको क्लिक करेंगे तो एक और पेज खुल जाएगा, और जो पेज वो खुलता है वो भी हमारा जो एक यूज़र कंट्रोल होता है। तो ये हम यूज़ करेंगे, अभी जो है एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें जो है, एंड ये भी वाज़ेह नहीं हुआ, ऐड न्यू कंट्रोल वहाँ पर क्या है प्रोजेक्ट में? देखें, ऐड न्यू कंट्रोल में ये होता है कि एक पूरा नया कंपोनेंट होता है, जिसमें एक कंपोनेंट के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। लेकिन ऐड जो है आप ये कर रहे हैं यूज़र का, ये यहाँ पे अभी हम कर रहे थे न्यू आइटम, इसमें क्या हो रहा है, इसमें यूज़र कंट्रोल जो आ रहा है, उसमें सिर्फ वो कंट्रोल का एक जो पेज, जिस ये फॉर्म है हमारा, इस तरह से वो आ रहा है। प्रैक्टिकल करके दिखाना तो वाज़ेह हो जाए। अच्छा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल यहाँ से अभी नहीं करूँगा, स्टार्टिंग से करूँगा छोटे छोटे करके, और यहाँ पे अभी अगर करेंगे तो क्लियर नहीं होगा। तो फिलहाल हम इससे फेमिलर हो जाए, फिर हर एक का हम एक छोटा छोटा एग्जाम्पल बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं क्लास आइटम ऐड न्यू एग्जिस्टिंग आइटम। वही है कि अगर आपके पास मौजूद है, अगर नया बना रहे हैं तो वो, अगर मौजूद है ऑलरेडी किसी के अब पास। एटम में और कंट्रोल और मॉड्यूल में क्या फ़र्क है? ये एटम कह रहा है, ऊपर कंपोनेंट आ चुके हैं, क्लास मॉड्यूल हो चुका है, तो ज़रा डिफरेंस बता दें, फ़र्क क्या है? सही, देखिए, मॉड्यूल और क्लास के अंदर ये होता है कि कोडिंग होती है। क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट बनता है, और मॉड्यूल का जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो उसका क्लास का जो होगा कोड वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक महदूद होगा, उसमें एग्जीक्यूट होगा। लेकिन क्लास के थ्रू अगर हम कोई DLL बना रहे हैं तो फिर जो है वो एक्सेसिबल होगी जहाँ पे हम उस DLL को शेयर करवाएं। ये दोनों चीज़ें क्या है, कोडिंग की हैं। अब यहाँ पे ये जो है इस तरह से ऐड न्यू आइटम, ये न्यू आइटम जो है ये कोड नहीं है, कोड के साथ एक दो आइटम बताएं, कौन से आइटम? हाँ, ऐड न्यू आइटम में क्या होगा, आपका फॉर्म होगा, कोई भी फॉर्म है जी, ये जरूरी नहीं कि कंट्रोल, कोई भी फॉर्म, कोई भी फॉर्म नहीं, वो जो कंट्रोल बनेगा वो एक्टिव का जो फॉर्म होता है वो होगा, ये फॉर्म नहीं होगा जो VB वाला फॉर्म है, एक्टिव एक्स वाला। जी, एक्टिव का कंट्रोल का जो फॉर्म है वो होगा। अच्छा, उसके अलावा और हम यहाँ पे जाएं,
एक्सक्लूड फ्रॉम प्रोजेक्ट, कोई चीज़ हटानी है यहाँ से, एक्सक्लूड करनी है, तो आप वो बता देंगे मुझे कैसे? क्या से। अच्छा कैसे हटाएंगे? एक हो गया चले गया। कैसे उसको क्लिक करके कैसे? हाँ, सिंपली अब यहाँ से जो यहाँ सिलेक्ट हुआ है ये करंटली, इसको आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में जाकर एक्सक्लूड फ्रॉम प्रोजेक्ट, ये निकल गया। हाँ, इस तरह से जो है वो आप ऐड हो या रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, शो ऑल फाइल्स, इसमें टोटल आपके जो फाइल्स हैं वो आपको ये बता देगा कि अभी क्या क्या फाइल्स आपके पास हैं। ये विंडो तो खुली हुई है पहले से। हाँ, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जिसको कहते हैं अभी। सही। उसके अलावा वर्जन UML, यह जो डिज़ाइनिंग के लिए यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, ये बहुत विजुअल है। हाँ, विजियो का ये है कि रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी अगर आपके पास कोई मॉडल आपने डिज़ाइन किया और इसको यूज़ करके आपके पास मॉडल बना हुआ है, तो आप जो है उसको कर सकते हैं, उसके रिवर्स इंजीनियरिंग यानी उसका कोड देख सकते हैं इसके थ्रू। तो अभी हमने मॉडल नहीं बनाया इसके अंदर, तो इसमें VB5 में बना हुआ हो, 6 में बना हुआ हो, तो भी हम उसके कोड देख सकते हैं। जी, विजियो के अंदर ये फैसिलिटी नहीं, कोड नहीं बना होता, इसमें यह होता है कि आपने डिज़ाइन किया हुआ है, उस डिज़ाइनिंग का जो है वो कोड जनरेट कर देता है। अच्छा, यानी दो किस्म की होती है, एक तो आपने डिज़ाइन की कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, इसका कोड जनरेट कर दो, वो कोड जनरेट। अगर आपके पास एक कोड है, उस कोड को आप वो दोगे तो उसके क्या होगा, वो कर देगा, उसकी डिज़ाइनिंग बना के देगा। बस हम टूल्स रखें, ये खुद बना देगा कोड। टूल्स कौन से टूल्स जो हमारे पास रखे हुए हैं, बटन 2-3 चीज़ें रखें, तो ये खुद कोड बनाएगा, कोड उसका जनरेट कर देगा। आप वहाँ पे बना, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये विजियो में अंदर होगा। विजुअल कहाँ है? विजियो यहाँ पे है, इसके अंदर जो है विजियो की CD, अच्छा यहाँ नहीं बस, तो इन्होंने दिया क्यों है इसका नाम? यहाँ इसका लिख दिया है। अगर वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है तो यहाँ फाइल से ओपन करें और उसको ला सकते हैं। जी जी फिर यहाँ दिखाएगा। जी, यहाँ भी दिखा सकता है, वहाँ भी दिखा सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई है नहीं यहाँ पे। यहाँ से आप जाए प्रोजेक्ट और यहाँ से जो है रिवर्स इंजीनियरिंग, तो पूछेगा कि कहाँ है आपका और किस जगह पे आपको सेव करना है, तो उससे जो है आप ये क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम विजियो की भी थोड़ी सी लेंगे कि किस तरह से वहाँ पे डिज़ाइनिंग होती है, डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद जो है उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका कोड भी देखेंगे किस तरह से काम हो रहा है। और उसके अलावा प्रोजेक्ट के बाद जो है एड रेफरेंस, जिस तरह से हमारे पास कोई DLL बनाते हैं उसका रेफरेंस करने के लिए विजुअल बेसिक 6 के अंदर भी था, तो उसका रेफरेंस देने के लिए जो है हम यहाँ पे ये कर लेंगे, एड रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये पूरी दी हुई हैं। ये क्या है रेफरेंस? ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। अच्छा, ये होता है इसके अंदर कि आपके पास कोई DLL है या कोई असेंबली, जिस तरह से अभी .NET में एक नया टर्म यूज़ हो रहा है, असेंबली है किसी प्रोग्राम की, वो आपने एक अलग फाइल बनाया, उसकी फंक्शनलिटी आप यहाँ डालना चाह रहे हैं इस VB के प्रोग्राम के अंदर या VC के प्रोग्राम के अंदर। अब ये है कि वो यहाँ नहीं है, तो उसका जो है आपके पास DLL है, एक्जी सिर्फ जो है आपके पास कोड नहीं है, आपके पास सिर्फ जो है वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट है या कोई DLL है या कोई XML फाइल है। तो उसके लिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, उसको जाकर वो ऐड कर देते हैं, ब्राउज करके यहाँ से। किसको ऐड करते हैं? उस DLL को, उस XML फाइल को या उस एक्जी को, ये जो हमारी लाइब्रेरी बनी हुई है उसको ऐड करने के लिए यहाँ होता है। ये चेंजेस जो है वो विजुअल बेसिक 6 में भी थी, जो सेम ही कॉन्सेप्ट था रेफरेंसेस, लेकिन उसमें क्या होती थी, सिर्फ जो है वो DLL होती थी। लेकिन इसमें क्या है कि जो DLL का कॉन्सेप्ट अभी जो है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अभी जो है पूरा XML और असेंबली पे आ रहा है, तो उसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन ये आ रहे हैं। उसको ऐड करेंगे यहाँ पे जी, ये ब्राउज करके उसका पाथ बताएंगे कि कहाँ है, तो उससे क्या उसका फंक्शन, उसके बाद उसकी फंक्शनलिटी आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। किसी और ने DLL बनाया, मतलब हमने इंटरनेट से लिया जी जी और हमने उसका पाथ दे दिया, जी, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते इसके हैं। लिए कुछ कोडिंग होती है ना? जी। इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं। कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, मसला ये है कि आप में एक बंदे ने एक डिक्शनरी बनाई है, डिक्शनरी के अंदर 4-5 ऑप्शन है कि आप कोई वर्ड सर्च कर सकते हैं, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं, आप उसकी स्पेलिंग देख सकते हैं, सिनोनिम्स देख सकते हैं, या कुछ और ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब मैं कोई वर्ड प्रोसेसर बना रहा हूँ, एडिटर बना रहा हूँ, उसके अंदर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है।
अब मैं क्या करूँगा कि या तो मुझे एक तरीका है कि मैं फिर से ये सारी चीज़ें बैठ के बनाऊँ और उसमें मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, या किसी से मैं परचेज़ करूँ वो DLL जिसने ये बनाई हुई है और उसको यहाँ पे मैं रजिस्टर करके और सिर्फ उनकी फंक्शनलिटी को यूज़ करूँगा। मुझे कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। कोडिंग के साथ इतनी तो करनी पड़ेगी कि ये उसमें कौन से मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं और कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये है कि वो चीज़ें या मेथड या प्रॉपर्टीज़ या वो कंट्रोल जो है मुझे डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से क्लास भी ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मॉडल भी क्लास भी जी। कंपोनेंट भी इसमें ला सकते हैं? नहीं, कंपोनेंट के लिए अलग है ऑप्शन। ये रेफरेंस है यहाँ पे, अगर ये रेफरेंस कहाँ पे किसी, जिस तरह से अभी हमने देखा कि भाई आप इस तरह से कर सकते हैं कि कोई वेब सर्विस है, वेब सर्विस का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो मेथड है वो जो है बहुत दूर यानी इंटरनेट पे किसी और जगह पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसका जो है को ऐड करने के लिए अपने प्रोजेक्ट उसकी जो है फंक्शनलिटी ऐड करने के हमारे प्रोग्राम में हम क्या करते हैं वेब सर्विस यहाँ पे जो है वो ऐड करेंगे कि उसका पाथ क्या है और किस तरह से। जी जी। अच्छा, ये क्या करता है, एड्रेस बता दें HTTP क्या है और कहाँ पे जो है वो पड़ा हुआ है, तो वो आपसे पूछेगा कि आप वहाँ जाकर, क्योंकि हमारे साथ अभी इंटरनेट इसमें नहीं है, तो फिर आप एड्रेस देकर वहाँ जाएँ और वो लिखें। यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ HTTP यानी कोई भी एड्रेस दे दें। अच्छा, उसके अलावा जो है नीचे जो है आपको देखेंगे UDDI डायरेक्टरी है और टेस्ट माइक्रोसॉफ्ट UDDI, ये यूनिवर्सल डायरेक्टरी कुछ इस तरह से, और ये इसका काम जो है ये यूज़ होता है यहाँ पे सोप होता है और HTTP यूज़ होता है। और तीसरी सोप, ये क्या है? हाँ, HTTP हमारा प्रोटोकॉल है जो है वो यूज़ करता है HTTP थ्रू जो है सोप। प्रोटोकॉल को कैसे समझाएंगे आप? प्रोटोकॉल की डेफिनेशन ये है कि सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस, यानी सपोज करें कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि अगर एक कम्युनिकेट कर रहा है तो दूसरा उसको सुने, और अगर दूसरा कम्युनिकेट कर रहा है तो फर्स्ट वाला जो है उसको सुने। यानी ऐसे रूल्स होते हैं जो दो कंप्यूटर्स अपने आप में अगर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट के अंदर हमारा कौन सा प्रोटोकॉल चलता है, HTTP हम शुरू में लिखते हैं। ये क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है कि इसके थ्रू जो है वो पूरे रूल्स रेगुलेशन, सपोज करें मैं भी बात कर रहा हूँ, आप भी बात करें, ना आप मेरी समझेंगे ना मैं आपकी समझेगा, क्यों कि हम एक दूसरे के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम जब मैं बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं, जब आप पूछेंगे तो मैं जो है उस टाइम जो है वो खामोश होगा, तो इसको क्या कहते हैं हम, एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उसको हम जो है वो प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये जो है वो सोप प्रोटोकॉल यूज़ करता है। सोप क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। S मीन्स सिंपल, A मीन्स एक्सेस, O मीन्स सिंपल एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल, और इसमें जो है XML जो है वो यूज़ होती है। जिस तरह से आजकल एक नया बूम आया हुआ है कि भाई वेब सर्विस पूरी दुनिया में, यानी एक बहुत बड़ा नारा लगा हुआ है कि वेब सर्विसेज, उसका जो है रीज़न जो है वो इस तरह से अभी जो है हम विजुअल स्टूडियो इसमें, यानी जावा में भी आप वेब सर्विसेज बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं, विजुअल स्टूडियो में भी बना सकते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो में जो है वेब सर्विस बनाना बहुत आसान होती है, लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए आपको एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स होने चाहिए जिसमें आप नेटवर्किंग हो, कि एक PC पे जो है सपोज कोई एप्लीकेशन जावा में बनी हुई है और दूसरी एप्लीकेशन जो है आपकी विजुअल बेसिक में बनी हुई है, तो विजुअल बेसिक वाली जो कोडिंग है यानी वो क्या यूज़ करेगा, विजुअल बेसिक को यूज़ करते हुए उसकी जावा की एप्लीकेशन की जो यूटिलिटीज़ है वो जो कुछ आपको फंक्शनलिटी देना चाह रहे हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं ये वेब सर्विस की तरह। अच्छा, उसके बाद जो है सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। एक से ज़्यादा हमारे पास प्रोजेक्ट अगर हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको यहाँ पे जैसा विजुअल बेसिक 6 में होता था कि यहाँ ये है सेम इसी में भी ये वही है, सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं तो पहला प्रोजेक्ट कौन सा एग्जीक्यूट हो, तो आप जो भी यहाँ पे से लेंगे तो वो जो है एग्जीक्यूट पहले वो होगा। हाँ हाँ जी, इसकी जरा सेटिंग खोल के बता दें। इसमें क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट है, दो प्रोजेक्ट या फॉर्म? नहीं, प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, फॉर्म की नहीं। और इसमें ऐड वगैरह वही चीज़ है। इस पे जरा क्लिक कर दें, जरा बता तो दें। बस कुछ भी नहीं हो, राइट क्लिक करना है वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें है ही एक तो वही होगा। एक से ज़्यादा अगर हमारे पास प्रोजेक्ट हैं तो फिर हम उसमें करेंगे कौन सा चले, तो उसके लिए जो है हम सेट स्टार्ट प्रोजेक्ट।
चलिए और ये प्रॉपर्टीज विंडो है जो हमारे पास यही है कि सेटिंग्स हम करते हैं कि क्या होगा ये तो दूसरी बिल्ड है। के लिए। हाँ, ये यानी जो हमारा प्रोग्राम बनेगा उसकी के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं कि ऑप्शंस होते हैं कि हमें क्या चीज़ करें। इससे क्या होगा कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फास्ट होगी या मेमोरी ज़्यादा लेगा। तो ये इस किस्म की कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें हम जो है ये यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या चाहिए। इस प्रॉपर्टीज़ का फ़क्त एक ही मकसद होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट हो, ये देखें स्टार्ट प्रोजेक्ट कहाँ हो, उसका क्या नाम, स्टार्ट कोई बाहर से प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पूरे जो है वो एक पैरामीटर्स हैं। इसके अंदर आप जो है यूज़ करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि मेरा जो प्रोग्राम है वो कौन कौन से पैरामीटर एक्सेप्ट करके और कहाँ से स्टार्ट हो। तो ये पूरी चीज़ें जो है वो इसके अंदर है। अच्छा, उसके अलावा जो है बिल्ड है, बिल्ड के अंदर बिल्ड सॉल्यूशन है, रीबिल्ड सॉल्यूशन है। बिल्ड सॉल्यूशन के अंदर आप कंपाइल जो करते हैं तो कंपाइल करने के लिए है, और रीबिल्ड यानी फिर से उसको करो। बिल्ड विंडोज़ एप्लीकेशन है, रीबिल्ड विंडोज़ एप्लीकेशन है, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का वो बिल्ड उसका क्या काम था? किसका? कैंसिल कर दे, क्लोज। ये बिल्ड सॉल्यूशन, बिल्ड सॉल्यूशन, रीबिल्ड सॉल्यूशन। वो दोनों बिल्ड और रीबिल्ड। बिल्ड सॉल्यूशन कंपाइल करेगा आपके प्रोग्राम को, और रीबिल्ड सॉल्यूशन क्या करेगा, एक से वो जो है करेगा, आपको रीबिल्ड करेगा, फिर से उसको कंपाइल करेगा नीचे। और इसके बिल्ड विंडोज़ एप्लीकेशन 1। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास ये एक से ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट हो सकते हैं तो उसमें जो है अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं इन दोनों में से सिर्फ एक प्रोजेक्ट को कंपाइल करें तो उसके लिए क्या है, बिल्ड ये जो है एप्लीकेशन 1 है, उसको करने के लिए बिल्ड विंडोज़ एप्लीकेशन 1 है, या रीबिल्ड करें फिर से उसको करें। और ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, इसके अंदर दो किस्म के होते हैं। जिस तरह से हम प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी चला रहे हैं, तो ये हमारा एक डिबग सेक्शन होगा कि कोई एरर्स आएंगी, ये होगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब हम फाइनल इसका बना लेंगे फिर इसका रिलीज़ बनाएंगे, यानी वो डेवलपमेंट वो जो होगा फाइनल हमारा जो है वो हम क्लाइंट्स को या हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको देंगे, उसको हम क्या कहते हैं, रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ पे वो सिलेक्शन करना पड़ती है कि हम जो है किस प्लेटफार्म में जो है उसको रिलीज़ में बना रहे हैं या डिबग के अंदर बना रहे हैं, किस प्लेटफार्म पे आप काम कर रहे हैं। इसमें .NET है, उसको बिल्ड करें या नहीं करें, ये सिंपली ये है कि एक मिनट। अच्छा, इसमें ये है कि आप जो कंपाइल कर रहे होंगे प्रोग्राम, उसकी प्रेफरेंस है कि भाई वो जो प्रोग्राम बना रहे हैं आप कंपाइल कर रहे हैं वो फाइनल रिलीज़ के लिए है या सिर्फ अभी टेस्टिंग के लिए। डिबग यानी कोई इसमें एरर्स हैं या कुछ और एरर यहाँ दिखाएगा? नहीं, ये तो सेटिंग है। देखें यहाँ से अगर मैं ये सेट कर देता हूँ कि भाई वो रिलीज़ मोड में स्टार्ट होगा। अच्छा, रिलीज़ मोड से क्या हो रहा है? रिलीज़ मोड से यानी अब मैं जो इसका एग्जी बनेगा या जो इसका सेटअप बनेगा वो मैं फाइनल दूंगा, उसके बाद इसकी मैं कोडिंग नहीं करूंगा। उसके बाद दूसरा देखिए मोड, और वो दूसरा जो है डिबग, यानी प्रोग्राम के दौरान कोई एरर्स हैं या कुछ और हैं, जब तक मैं फाइनल नहीं बन रहा तो मैं हमेशा क्या करूंगा, वो डिबग के अंदर उसका काम करता रहूँगा। जब फाइनल बन जाएगा। तीसरा भी ऑप्शन कौन सा? नहीं, ये तो प्लेटफार्म है कि ये .NET पे आप काम करना चाह रहे हैं या उससे पहले वाला जो है, लेकिन इसमें अवेलेबल एक ही ऑप्शन है वो .NET है कि इसको आप जो कंपाइल कर रहे हैं, क्योंकि ये नई एप्लीकेशन है तो ये लास्ट वाले उस पुराने विजुअल स्टूडियो 6 में तो कंपाइल नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको और कोई लिख नहीं सकते, .NET के अंदर ही वो कंपाइल होगी। और ये बिल्ड करें उसको, इसमें ये है सिंपली कुछ भी नहीं, ये सिंपली ये जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का ये काम है। तीसरा ऑप्शन भी है कोई? ये तीन चीज़ें? हाँ, नहीं, अगर आप करें कि ये रिलीज़ और नहीं है, कोई और चीज़ है, कोई और चीज़ है तो ये दो चीज़ लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में कोई और चीज़ आ जाए तो उसमें जो है ये यूज़ करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका जो है वो यूज़ कुछ भी नहीं है। न्यू सॉल्यूशन यानी फ्यूचर में आएगा, को अभी नहीं है इसमें। एडिट, हाँ, यहाँ पे आप जाकर वो नाम लिखें, क्या है, कोई सॉल्यूशन है तो बताएं कि क्या है। तीसरा एडिट भी था। एडिट यानी अगर न्यू आपका बना हुआ है उसको जो है ना आप चेंज करना चाह रहे हैं कि नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, या इसको रिमूव, अभी जो है ये दोनों सेलेक्ट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं रिमूव करो इसको, पर आगे ये रिमूव करें, ये फिर डिबग में नहीं चलेगा उसको, मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का काम ये है कि जो आप कंपाइल प्रोग्राम को करते हैं उस प्रोग्राम को जो है वो रिलीज़ में हो या जो है आप जो है रिलीज़ मोड में करने चाह रहे हैं या डिबग मोड के अंदर आप जो है वो करना चाह रहे हैं। इसका दो और कुछ करना। रिलीज़ मोड कब यूज़ होगा? रिलीज़ मोड तब यूज़ होगा जब आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल तैयार हो, आपने टेस्ट कर लिया है, सब कुछ तैयार है और उसको फाइनल प्रोडक्शन में आप भेजना चाह रहे हैं, अपने कस्टमर को देना चाहें,
वो होगा रिलीज। और डीबग कब होता है? डीबग जब भी हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जो होता है उसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, वो डीबग को उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम रिलीज और डीबग जो है वो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जी शुक्रिया सर। सर। अच्छा, उसके बाद डीबगिंग है। अच्छा, डीबगिंग यही है कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो उसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं। डीबगिंग स्टार्ट करने के लिए क्या है, F5 है। डीबग का क्या मतलब है? नहीं, पहला विंडोज के। अच्छा, ये ब्रेक पॉइंट्स और इमीडिएट विंडो है। अच्छा, ब्रेक पॉइंट क्या होता है कि अगर मेरा प्रोग्राम चल रहा है, सपोज करें ये है, यहाँ पे मेरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, सपोज ये मैं कर रहा हूँ कि इतना कोड चल जाए और यहाँ पे जो आकर वो प्रोग्राम मेरा जो है वो रुक जाए। हाँ हाँ, वो जो उसमें भी था, क्या बोलते हैं, टर्बो में। जी, इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता कौन सी पॉइंट ब्रेक? हूँ। एक मिनट, कैसे पता चलेगा लग गया है ब्रेक पॉइंट? इसमें बताएगा क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन हमने नहीं लिखी तो इसीलिए जो है वो नहीं दे रहा है। तो कोई इंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, 2-3 ब्रेक करना। जी। अच्छा, अब जिस तरह से कोई भी चीज़ यहाँ लिख के आप करेंगे, ये बोल्ड प्रॉपर्टी जो है बटन की जो है वो उसमें मैं उसको ट्रू करूँगा तो उसकी बोल्ड जो है वो ये true नीचे हो लाइन क्यों आ रही है? जाएगी। ये इसमें कोई सिंटैक्स कोई एरर है तो उसी वजह से जो है वो कर रहा है कि मुझे और पैरामीटर्स चाहिए। अब क्या है, ये तो फॉल्स है या ट्रू है, एक शायद कोई वैल्यू रिटर्न कर रही है। तो अब यानी जिस तरह से सपोज ये मेरी एक इंस्ट्रक्शन है, मेरे ख्याल में इसमें एरर है तो उसी वजह से आप ब्रेक पॉइंट नहीं लगा सकते, लेकिन ट्राई करते हैं, देखते हैं कि तो सही वाला आप लिखे ना। अच्छा, ये हमारा इमीडिएट विंडो है और अच्छा सही। अब ये हो रहा है, यहाँ देखें, यहाँ पे वो ब्रेक पॉइंट यहाँ पे नहीं लगेंगे, लेकिन ये है। अब यहाँ पे वो डिफाइन कर दें कि मेरे पास जो है वो क्या है, कहाँ किस कॉलम में। ये हमारे पास 2 विंडो है। जिस तरह से विजुअल बेसिक 5 के अंदर 6 के अंदर जो ये था कि 3 किस्म की विंडोज़ होती थी, एक इमीडिएट विंडो होती थी, एक लोकल विंडो होती थी और एक वॉच विंडो होती थी। तो यहाँ पे ये वही काम वॉच विंडो वाला ये ब्रेक पॉइंट कर रही है कि वहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूँ, जिस तरह से उसमें क्या कंडीशन लगा देंगे, अगर ये वैल्यू आ जाए तो प्रोग्राम मेरा यहाँ रुक जाए, तो वो जो है हम यहाँ ये लगा सकते हैं। दिखाइए नीचे, हाँ क्या क्या है इसमें ऑप्शन कॉलम्स में? इसमें ये है कि सपोज मैं एक नया ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, कौन सा फंक्शन है और उसकी वैल्यू क्या है, किस लैंग्वेज में बना हुआ है। इसमें एक्चुअली होता क्या, ये 100% विजुअल बेसिस का जो वॉच विंडो है उसी तरह ये काम कर रहा है। इसमें क्या होता है कि हाँ, वॉच विंडो का काम ये था कि, और इसका भी काम ये है कि सपोज करें आपके पास एक फंक्शन है, आप करेंगे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहे, लेकिन अगर इस प्रोग्राम के अंदर इस फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न कर दे, यानी वो कंडीशन जो है, वो शर्त जो है वो आपकी ट्रू हो जाए, तो प्रोग्राम जो है वो रुक जाए, तो उसी टाइम जो है ये आप इसके लिए जो है वो आप ब्रेक पॉइंट यूज़ करते हैं। तो एक इसका नया नाम दिया हुआ है कि ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट में आप फाइल दे सकते हैं, किसमें क्या है, उसकी एड्रेस क्या है और किस डेट। ये सिर्फ कोडिंग को ब्रेक नहीं करेगा बल्कि एक्शन भी करेगा कि रुक जाए? नहीं, वहाँ आकर प्रोग्राम आपका रुक जाएगा। आप जब एग्जीक्यूट करेंगे जी, तो एग्जीक्यूट जब आप करेंगे तो एग्जीक्यूट में ये होगा कि अगर आप करेंगे ये फलाना ABC जो मेरा फंक्शन है, अगर वो 5 रिटर्न कर रहा है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो आप वो यहाँ पे जो है चेक बॉक्स लगा देंगे तो वो वहाँ पे आकर रुक जाएगा। तो ये सिर्फ हाँ, कोडिंग के आसानी के लिए नहीं है कि ब्रेक्स नहीं, ये उसी लिए है कि मुझे मॉड्यूल में छोटा छोटा जो है कोड का हिस्सा में चला के देखूं कि हर कोड का हिस्सा सही है, क्योंकि अब बहुत सारा बड़ा मेरा प्रोग्राम है, तो अब मैं इसको ऊपर से चलाऊं नीचे तक मुझे तो पता नहीं पड़ेगा। अच्छा, यानी जब बना रहे हैं उस वक्त रुक जाए ताकि मैं चेक कर सकूं। जी जी, इसीलिए इस तरह से ये इमीडिएट विंडो है। इमीडिएट विंडो के अंदर जो है अगर हम कोई डायरेक्ट कोई वैल्यू देखना चाह रहे हैं, इसका क्या काम पीछे वाले का, ये है हमारा इमीडिएट विंडो के अंदर सपोज मैं लिख रहा हूँ a = 10 and we will iterate with design mode। अच्छा, तो उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख के, यानी जिस तरह से वो इमीडिएट विंडो है, क्योंकि वेरिएबल जिधर लगाते हैं
अच्छा, इसमें ये होता है कि मोस्टली कि हमारे पास जो जितनी भी कोई करंट यहाँ पे मेरे प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर हैं, यहाँ पे मैं वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकता जो यहाँ पे भी करा प्रोग्राम के अंदर मेरे वेरिएबल है, उस पर कोई मैं कैलकुलेशन यहाँ करना चाह रहा हूँ, तो ये है इमीडिएट विंडो होगा, जो बिल्कुल लास्ट विजुअल बेसिक्स में अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी यही काम था कि ये क्लियर नहीं हुआ यहाँ, यानी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हाँ इमीडिएट विंडो में? इमीडिएट विंडो में नहीं, इमीडिएट विंडो में तो सिर्फ हम रिजल्ट देखेंगे। किसका रिजल्ट देखेंगे? देखें यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए बी सी। ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है। अच्छा, अब सी में क्या वैल्यू आ रही है वो मैं यहाँ पे सी टाइप करूँगा तो वो मुझे इमीडिएट रिजल्ट बता देगा कि अभी वेरिएबल्स को देखना है, चेक करना है, बजाय ऊपर पूरा ढूंढने के। ये सिर्फ वेरिएबल के लिए है यहाँ? हाँ, ये सिर्फ ये असल जो टूल हैं, ये जितने भी हम डीबग का असली मकसद ही ये है कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है तो उसको रिमूव करें, और उसको रिमूव करने के डिफरेंट जो है वो तरीके हैं। एक ये है कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेक किया जाए कि उनके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं। एक ये है कि जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उन फंक्शन की वैल्यूज़ को देखा जाए। फंक्शन वैल्यू से मुराद क्या? फंक्शन देखें, फंक्शन को हमेशा जो है वैल्यू देते हैं और वैल्यू रिट्रीव करते हैं। सपोज करें एक फंक्शन है एडिशन का, उसको मैं 3 वेरिएबल दे रहा हूँ या 3 वैल्यू दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि भाई वो ऐड करके मुझे रिटर्न कर दे। तो सपोज को 5, 10 एंड 55 मैंने उसको 3 वैल्यू दे दी और उसके बाद मैंने उससे वो रिटर्न करेगा 5, 10 और 55 का ऐड करेगा 60 और 70 रिटर्न मुझे करेगा। तो हर फंक्शन जो है कुछ वैल्यूज रिसीव करता है, उसके बाद कुछ वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। तो उसकी वैल्यूज़ को देखने के लिए ये जो है हमारे पास हैं डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे ब्रेक पॉइंट्स हैं। ब्रेक पॉइंट्स में हमने देखा कि किसी फंक्शन की जो है हमको ब्रेक करना चाह रहे हैं, करेंगे अगर इस फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न करे तो वो रुक जाए। इस तरह से इमीडिएट विंडो है, इमीडिएट विंडो के अंदर कोई वेरिएबल्स की कैलकुलेशन हो रही है तो उसको देखना चाह रहे हैं तो हम जो है वो करेंगे। और उसके अलावा स्टार्ट है, स्टार्ट का मतलब ये है कि डिबगिंग शुरू कर दो। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, यानी प्रोग्राम तो चलाओ लेकिन डिबग न करो, ये कोई एरर को नहीं पकड़ो। नहीं, इस तरह से प्रोसेस है, यानी अभी करंटली कितने प्रोसेस चल रहे हैं इस मेरे प्रोग्राम से, क्योंकि हमने देखा है कि एक ही वक्त एक से ज़्यादा प्रोसेस भी हो सकते हैं। कैसे मसला? प्रोसेस क्या होता है, कादर हुआ है पीछे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। प्रोसेस क्या होता है, अब ये दिखा रहा है कि इसके अंदर Win32 के कौन कौन से प्रोसेस हमारे लिए चल रहे हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों या टूल्स का सिर्फ और सिर्फ डेवलपर का जो है इसमें काम ये होता है कि वो देख रहा है कि मेरी एप्लीकेशन स्लो चल रही है या कोई मेमोरी का जो लीक आउट प्रॉब्लम आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें वो सब ऑप्शन देख सकता है कि अच्छा मेरा ये फंक्शन तो सही कर रहा है और ये कर रहा है, प्रोसेस इतने चल रहे हैं। तो ये सब जो है एक एप्लीकेशन को ऑप्टिमल या बेस्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं कि उसमें क्या है, किस तरह से, उसके क्या पैरामीटर्स हैं। अब जो है उसके अलावा अच्छा इसको फर्दर हम जो है वो डिस्कस करेंगे डिबगिंग के जब प्रोग्राम हम रियल एप्लीकेशन बनाएंगे, क्योंकि अभी जो हम पूरा जो है इसका ओवरव्यू देख रहे हैं तो उसके अंदर ये सब हम प्रोसेस करके देखेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ। उसके अलावा उसे फ़िलहाल जो हम यहाँ रखते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम जो है डिबग को फिर कंटिन्यू करेंगे।